हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं दीपेंद्र कुमार और मैं आज आपको ठोस अवस्था डिस्कस करूंगा। तो ठोस अवस्था में जैसा कि मैं इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको दिया है उसमें आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए थे, टाइप्स ऑफ सॉलिड ठोसों के प्रकार के बारे में बताया था। तो उसके आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्रिस्टल घनत्व। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, और थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ज़रूरी बातें जो है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्रिस्टल घनत्व है या क्रिस्टल डेंसिटी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला है एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन, यानी कि जो पूरा सेल है उसका आयतन। एकक सेल हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझाया था। तो प्लीज़ जो लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको वॉच करें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इसका फॉर्मूला है D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। यहाँ पे देखिए जो आपके टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है जेड एम एन ए, इनका मतलब समझ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे D जो है क्रिस्टल का घनत्व है, Z जो है जो आपके एकक सेल में परमाणु जिन्हें हम पिछले वीडियो में घटक कण का नाम दे रहे थे। तो जो परमाणु हैं उनमें उनका जो परमाणु एकक सेल में परमाणुओं का जो संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ घटक कण, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या को Z से निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और Na जो है इसमें एवोगैड्रो नंबर है, मूल कॉन्सेप्ट में आपने इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। और A जो है आपका कोर की लंबाई है। कोर की लंबाई से रिलेटेड हमने कुछ आपके कैलकुलेशन पिछले वीडियो में किए थे। तो ये चीज़ आपकी हो गई। यहाँ पर A क्यूब जो है आपका सेल का आयतन है, जैसा कि आपने मेंसुरेशन में भी पढ़ रखा होगा। क्यूब का आयतन जो है वो कोर की लंबाई का घन होता है। तो ये आपका फॉर्मूला, इसको आपको लर्न रखना है। अब देखिए, इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं थ्योरेटिकल, वो किस तरह के आ सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपको डेंसिटी पूछ लिया उसने, तो आप सीधा कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में वैल्यूज रख के। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है कि डेंसिटी गिवन हो, आपसे ये नंबर पूछे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या है। तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये आपका Z निकल आएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ ले जिसमें आपका D केवल डायरेक्ट दिया हो और आपसे पूछे कौन सा क्रिस्टल ज़्यादा रेजिड है, ज़्यादा दृढ़ है, यानी कि ज़्यादा ठोस है। उसमें ध्यान रखिएगा, जिस क्रिस्टल की क्रिस्टल घनत्व सबसे ज़्यादा होगी वही आपका सबसे ज़्यादा दृढ़ होगा। तो इसमें जो न्यूमेरिकल है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉपर फलक केंद्रित घनी एकक सेल में क्रिस्टलित होता है। इसके सेल की कोर की लंबाई इतनी है, ठीक है। कॉपर परमाणु का भार भी इसमें दिया है। घनत्व की गणना कीजिए। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि सीधा न्यूमेरिकल है, सीधा आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फलक घनी एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, उसके हिसाब से आपको ये 4 आया, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, परमाणुओं की संख्या फलक केंद्रित एकक सेल में। उसके बाद परमाणु भार इसका दिया हुआ है 63.1 ग्राम पर मोल, और आपका जो कोर की लंबाई है वो भी आपकी गिवन है। इसमें पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपका ये आता है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे Na जो है एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होती है। ये आप लर्न रखिएगा। नेक्स्ट है आपका परमाणु त्रिज्याओं का निर्धारण। देखिए, यहाँ पे जो यूनिट सेल्स होते हैं, जो आपके एकक सेल होते हैं, उसमें जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्याओं का निर्धारण आप कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जो आपने 3 प्रकार के एकक सेल पढ़े थे, उन्हीं में से एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है आपका सरल घन एकक सेल, यानी कि सरल घन एकक सेल में परमाणु त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आपका अनुप्रस्थ काट एक डायग्राम बना हुआ है, इसको अगर हम कंप्लीट कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमने एटम्स उतने ही बनाए हैं जितने आपके क्रिस्टल में पैक होते हैं, बाकी को हमने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे नहीं दर्शाया है, उनको भी दर्शा देते हैं। देखिए, ये कुछ इस तरह से आता है सरल घन एकक सेल, क्योंकि उसमें केवल जो एटम्स हैं आपके वो केवल कोनों पर होते हैं, तो उनका जो अंदर का जो उसका भाग है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो रेडियस है वो केवल इतना ही होगा। ये मान लिया परमाणु है, ठीक है, इसका 1/4 भाग है यहाँ पे ये, तो ये आपका R हो जाएगा यहाँ पे,
ऐसे ये भी आपका आर हो जाएगा अगर हम इसको रेडियस को आर मान लें, और इसकी जो कोर की लंबाई है इसको अगर हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें तो हम ये इसमें स्मॉल ए और आर में रिलेशन फिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग चलें अगर ज्यामिति के आधार पे, तो ये जो लंबाई है ये आर और आर इनका दोनों का योग है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एज इक्वल टू 2r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार आर है, 2 आपके परमाणु हैं, 2 त्रिज्याएँ हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएगा तो इतना ही। तो यहाँ एज इक्वल टू 2r। अब आपको निकालना है परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या के लिए आपको केवल r चाहिए, r इज इक्वल टू हो जाएगा a/2। देखिए बहुत सिंपल है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। उसके बाद में आपका आता है काय केंद्रित घनीय एकक सेल, BCC यूनिट सेल। इनके जो शॉर्ट फॉर्म हैं उनको भी लर्न करते चलिए। तो इसमें देखते हैं, इसमें देखिए परमाणु त्रिज्याओं को निकालने से पहले एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो परमाणु हैं, कोई भी रिलेशन आप कोर और परमाणु त्रिज्या में तभी आप कर पाएंगे जब ऐसे एटम्स को कंसीडर करें जो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हों, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हों। तो यहाँ पर जो आपका स्पर्श था वो तो कॉर्नर पे हो जाता था, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो केंद्र पे होता है, जो आपका घन है उसके जो केंद्र पर होता है एटम, वो विकर्णी स्पर्श करता है, एक इधर वाले कॉर्नर को और एक उधर वाले कॉर्नर के एटम को। तो ये कुछ एक विकर्ण टाइप का बन जाता है। यहाँ पर एक विकर्ण का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो कि हमने इसमें दिखाया भी है। देखिए यहाँ पे घन का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है √3a। ए यहाँ पे क्या है? कोर की लंबाई है। तो यहाँ पर जो AC है, ठीक है, AC को हम क्या लिख सकते हैं? √3a, क्योंकि यहाँ पर A और C ये आपका क्या है? विकर्ण है। और किसका विकर्ण है? घन का विकर्ण है। और ये AC जो है ये कितना लिखा जा सकता है? 4r। क्यों लिखा जा सकता है? देख सकते हैं यहाँ पे, ये एटम है, इसका सेंटर है ये एक r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा r ये यहाँ तक हो जाएगा, फिर तीसरा r ये यहाँ तक आ गया, फिर ये चौथा r यहाँ तक आया। टोटल आपका 4r हो जाएगा। तो उसको हमने लिख लिया 4r इज इक्वल टू √3a। हमें चाहिए था परमाणु त्रिज्या, तो हमने परमाणु त्रिज्या का जो टर्म है r को लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, बाकी सबको राइट में भेज दिया। तो r इज इक्वल टू √3/4a आ गया, यानी कि ये जो आपका परमाणु त्रिज्या है वो इतना आ गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपका डिफरेंट टाइप का एकक सेल है उसमें अलग अलग सब में आएगा परमाणु त्रिज्या। तो इसको लर्न रखिएगा। बहुत शॉर्ट आंसर टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको फॉर्मूला नहीं पता होता, इस वजह से आप नहीं कर पाते। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है आपका फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। देखिए अभी जो आपने प्रीवियस 2 पढ़े हैं उसके बाद में तीसरा ये प्रकार है फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल। इसमें परमाणु त्रिज्या कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान ये जो आपका एक फिगर बना है, एक स्क्वायर, ये एक फलक है, ठीक है। मैंने आपको पूरा नहीं बनाया यहाँ पे, जैसे ये बना हुआ है इसमें 6 फलक होते हैं, हमने एक ही फलक को लिया क्योंकि जो एक फलक होता है उसमें 3 एटम जो होते हैं वो आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया है कि जब परमाणु त्रिज्या आप निकालेंगे तो आप हमेशा वही एटम्स रिलेशन में कंसीडर करेंगे जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हों। यहाँ पर तीनों एटम आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका है, ये आपका जो बीच वाला एटम है ये सेंटर पे है फलक के, और ये जो आपके साइड में एटम्स हैं ये आपके कहाँ पे हैं? ये कॉर्नर पे हैं, यानी कि ये आपके कोनों पर हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो फलक का विकर्ण है ये आपका वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है, ज्यामिति के आधार पे। ये आपका जो विकर्ण है ये वर्ग का विकर्ण बोला जाएगा। वर्ग का विकर्ण जो फलक वर्ग का विकर्ण जो होता है वो a√2 होता है, उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब जो फलक का विकर्ण है देखते हैं ये कैसे 4r होगा। देखिए यहाँ पे एक r ये हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है, एक r ये यहाँ तक हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल आपके कितने r हो गए? 4r हो गए। तो यहाँ पर हमने ये जो फलक का विकर्ण है इसको 4r लिख लिया इज इक्वल टू a√2 लिख लिया। उसके बाद में हमें चाहिए परमाणु त्रिज्या, तो हमने r इज इक्वल टू इसको एडजस्ट करके निकाल लिया a√2/4। इसको और सॉल्व किया तो r इज इक्वल टू a/2√2 आ गया, जो कि आपका परमाणु त्रिज्या है। तो इस प्रकार हम तीनों एकक सेल्स में हम निकाल लेते हैं परमाणु त्रिज्या। किस तरह से निकालते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इन्हें आप लर्न रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है संकुलन गुणांक, इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको हमने यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट किया है।
तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए संकुलन गुणांक जो होता है उसमें इसका मतलब ये है कि कोई भी आपका जो एकक सेल है उसमें कितना भाग, कितना परसेंट वो भरा हुआ है परमाणुओं से, ठीक है, उसका कितना आयतन परमाणुओं से भरा हुआ है, उसका जो प्रतिशत आता है उसे हम संकुलन गुणांक कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। एकक सेल में घटक कणों द्वारा अध्यासित आयतन, अध्यासित का मतलब जो घिरा हुआ आयतन होता है, बटे एकक सेल का कुल आयतन। एकक सेल का कुल आयतन का मतलब जो आपका एकक सेल है उसका पूरा आयतन निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो आपका आता है वो आपका संकुलन गुणांक बोला जाता है। और इसके बेसिस पर जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूं किस तरह के हो सकते हैं। एक तो आपके न्यूमेरिकल टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपके थ्योरेटिकल हैं वो कैसे हो सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। संकुलन गुणांक आपको दे दिया, उसने आपसे पूछा कौन सा ज़्यादा रिजिड है, कौन सा ज़्यादा दृढ़ है, कौन सा ज़्यादा मजबूत है, ठोस है, तो उसमें संकुलन गुणांक जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा आपका ठोस होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं इसमें देखते हैं जो आपके विभिन्न प्रकार के एकक सेल हैं उनमें अलग अलग हम देखेंगे कैसे संकुलन गुणांक को निकाला जाता है। यहाँ पहला है आपका सरल घनीय एकक सेल में संकुलन गुणांक। तो उसमें देखते हैं सरल घनीय एकक सेल आप पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था। इसमें केवल कोनों पर ही एटम होते हैं, ठीक है, जो घन है उसके कोनों पर ही केवल एटम होते हैं, ये हमने यहाँ पे दिखाया है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सपोज कर लेते हैं कि हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे एकक सेल के जो परमाणुओं की त्रिज्या है वो r हम मान लेते हैं। घनीय एकक सेल में जो त्रिज्या है r वो भी हमने ऊपर निकालना आपको बताया है। r इज इक्वल टू a/2 आता है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। एकक सेल का आयतन, अगर हम घन के कोर की लंबाई a मान रहे हैं तो उसका जो घन का आयतन है वो कोर का क्यूब हो जाएगा, यानी a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब a बराबर ये है आपका 2r, यहाँ रख दिया हमने, ये आपका 8r क्यूब आ गया। तो ये आपका आ गया एकक सेल का आयतन। अब देखिए हमें क्या क्या जरूरत है। सरल घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या भी हमें चाहिए, क्योंकि ये जो कणों द्वारा घिरा हुआ आयतन है तभी तो हम निकाल पाएंगे जब हमें कणों की संख्या पता होगी। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया, तो ये आपका आ गया 1। ये हमने सबसे पहले वाले वीडियो में आपको कैलकुलेट कराया था, बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो कॉर्नर के एटम्स हैं उनका केवल 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 का ही योगदान होता है। और टोटल आपके 8 कॉर्नर हैं तो 1/8 × 8 करते हैं तो आपका ये आंसर 1 आता है। उसके बाद में जो आपका घिरा हुआ आयतन है एक परमाणु द्वारा, देखिए चूँकि आप यहाँ पे एक गोलाकार मानते हैं जो पार्टिकल या फिर कण है, जो भी आपका परमाणु है वो गोलाकार है, ठीक है। तो गोलाकार है तो गोले का ये आयतन आप निकालेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो एक परमाणु है उसका जो आयतन है 4/3 πr³। ये गोले का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, गोलाकार इनको माना गया है परमाणुओं को, इसलिए यहाँ पे एक गोले का आयतन लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, इसको परमाणुओं की संख्या से गुणा कर देंगे। तो चूँकि परमाणुओं की संख्या एक ही है तो आपका रिजल्ट यही रहेगा। तो आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे संकुलन गुणांक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक परमाणु का आयतन क्या है 4/3 πr³। गोलाकार है तो गोले का आयतन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यही रहेगा। एकक सेल का आयतन कितना था 8 πr³ मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका आ गया। इसको हमने कैलकुलेट किया तो आया 52.36%। तो अभी ये जो परसेंट में वैल्यू आपको दिख रही है ये संकुलन गुणांक है, इसका है सिंपल क्यूबिक, यानी कि जो आपका सरल घनीय एकक सेल है उसका है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो 52.36% आया है इसका मतलब क्या होता है। देखिए जो 52.36% आया है ये संकुलन गुणांक है। संकुलन गुणांक का मतलब इतना भाग, यानी 52.36% भाग जो है सरल घन एकक सेल का भरा हुआ होता है, ठीक है। ये भाग जो होता है ये फिलअप होता है। इसके अलावा जो बचेगा 47% समथिंग वो आपका खाली होता है, रिक्त होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो यहाँ ये जो यूनिट सेल है इसका मतलब ये जो पूछा जाता है कि ये संकुलन गुणांक कितना है तो उसका मतलब क्या है, इसका अर्थ बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकते हैं। तो उसमें आप ये लिखेंगे कि इसका मतलब यह है कि जितना भी ये वैल्यू दिया है उतना प्रतिशत भाग परमाणुओं द्वारा क्या है घिरा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं काय केंद्रित घनीय एकक सेल में संकुलन गुणांक। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि परमाणु त्रिज्या आप अगर पहले से ही लर्न कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
काय केंद्रित घनीय कक्षल में परमाणु त्रिज्या आती है r इज इक्वल टू √3/4 है, ये भी हमने निकालना आपको बताया है। और अगर कोर की लंबाई r के टर्म्स में निकालें तो a इज इक्वल टू 4r/√3 आएगा। तो अब कोर की लंबाई अगर ये है तो सेल का आयतन आप निकाल सकते हैं। आयतन का मतलब होता है कोर का क्यूब, यहाँ a क्यूब किया यानी कि इसका क्यूब हो गया, तो ये आपका सेल का आयतन हो गया। उसके बाद में जो एकक सेल में जितने भी आपके परमाणु हैं उनके द्वारा जो घिरा हुआ आयतन होता है वो हम निकालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एकक सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए परमाणुओं की संख्या जो आती है वो 2 आती है, ठीक है। काय केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या देखिए एक सेंटर पे होता है और बाकी आपके कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर वाले टोटल आपके 1 आते हैं और सेंटर वाला टोटल 1 काउंट किया तो 1 + 1 2 आ जाता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जो लोग प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखें इससे पहले वाला, प्लीज़ उसको वॉच करें, देखें और समझें। तो यहाँ से ये आपका 2 आ जाएगा, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल हमारे पास एटम्स जो हैं परमाणु हैं वो आपके 2 हैं, 2 × 4/3 πr³ ये आ गया। तो यहाँ संकुलन गुणांक में इसको हम क्या करेंगे, रख देंगे। ये आपका सेल का आयतन है, ये परमाणुओं का आयतन है × 100, तो ये आपका आ गया 68.0%। अब देखिए यहाँ पर जो 68.0% आया है इसका मतलब क्या है, 68.0% का मतलब यह है कि जो आपका काय केंद्रित घनीय एकक सेल है उसमें 68% जो आपका भाग है वो परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ है, यानी कि परमाणु उसमें है, ठीक है। इसके अलावा जो बचेगा 32% वो आपका खाली है, वैकेंट है, रिक्त है, उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए ये आपका 52.36 आया था, ये 68.0 आया। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इनमें और इनमें कौन सा ज़्यादा ठोस है, तो आपका काय केंद्रित घनीय एकक सेल ज़्यादा ठोस है क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि संकुलन गुणांक जो है वो ज़्यादा आया है, ठीक है। तो ये समझते चलिएगा साथ में, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से आ जाते हैं और हमें आते होते हैं बट हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होती हैं। तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, सुनिए भी, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में संकुलन गुणांक। तो अभी आपने जो पहले 2 पढ़े हैं उसके बाद में थर्ड टाइप का है, इसमें संकुलन गुणांक देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें त्रिज्या हम पता करेंगे, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल में अभी आपने कैलकुलेट किया था r इज इक्वल टू a/2√2, इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2√2r, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या टोटल आपकी आती है 4, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जब ये हमें पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, यानी कि एक सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। उसके बाद में एकक सेल का आयतन जो है वो आपका कोर की लंबाई जो आती है उसका क्यूब होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये आपकी लंबाई a है तो ये आपका हो जाएगा a³, तो यहाँ आ जाएगा √2 × r का होल क्यूब। अब संकुलन गुणांक के फॉर्मूले में आप ये सारी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 × 4/3 πr³ अपॉन 2 √2 r³ × 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 74.0%। देखिए अभी जो इससे पहले आपने कैलकुलेट किए हैं संकुलन गुणांक, उसमें आपका पहले वाले में आया था 52 पॉइंट समथिंग, दूसरा आपका है 68 पॉइंट समथिंग और तीसरा आपका आया है 74 पॉइंट समथिंग। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें संकुलन गुणांक है वो आपका थर्ड में आया है 74%। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल है वो सबसे ज़्यादा ठोस होता है क्योंकि उसका संकुलन गुणांक सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका निविड़ संकुलित संरचनाएं। देखिए ये कितनी टाइप की हो सकती हैं ये भी जान लेते हैं। ये आपकी 3 टाइप की होती हैं, एक आपका एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसमें समन्वय संख्या से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं समन्वय संख्या क्या होती है। देखिए निविड़ संकुलन अगर एक विमीय है तो वो बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट, ऐसे इसके जो एटम्स होंगे वो एकदम लाइन में होंगे। तो उसमें एक एटम 2 अलग अलग एटम्स को टच करेगा, यानी कि इसमें जो समन्वय संख्या है वो आपकी 2 हो जाएगी। अब देखिए समन्वय संख्या होता क्या है, समन्वय संख्या वो होती है कि जैसे कोई क्रिस्टल है उसमें ये देखा जाता है कि एक परमाणु कितने परमाणुओं को स्पर्श करता है, टच करता है, जितने परमाणुओं को टच करेगा उतनी उसकी समन्वय संख्या हो जाती है। ऐसे ही आपका ये 2 है। तो यहाँ पर जो दूसरा है द्विविमीय निविड़ संकुलन, इसमें आपकी जो समन्वय संख्या है एक तो आपकी 4 हो सकती है, एक आपकी
6 हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 आपकी जब संकुलन वर्गाकार होगी, यानी कि जो पैकिंग है उनका जो व्यवस्था है वो अगर वर्गाकार है तो 4 आएगा, और अगर षटकोणीय है तो उसका 6 आएगा। तीसरा आपका है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसमें आपका तीनों दिशाओं में परमाणुओं का संकुलन होता है, यानी पैकिंग होती है। तो यहाँ पर जो संरचना बनती है वो घनी आती है, ठीक है। और इसमें जो घनी संरचना बनती है उसमें जो एक एटम है, एक जो परमाणु है वो आपके 8 दूसरे परमाणुओं को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 8 आती है। यहाँ पे कुछ रिक्तियों के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए रिक्तियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी त्रिकोणीय रिक्ति होती है, दूसरी आपकी चतुष्फल की रिक्ति होती है, और तीसरी आपकी अष्टफल की रिक्ति होती है। देखिए अष्टफल की रिक्ति और आपका चतुष्फल की रिक्ति से क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें समझ लेते हैं। देखिए त्रिकोणीय रिक्ति में आपका 3 परमाणु होता है, एक दूसरे को स्पर्श करता है, और बीच में जो उसमें खाली जगह रह जाती है उसे त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इसी त्रिकोणीय रिक्ति पर एक एटम बिल्कुल बीच में और शिफ्ट कर दें, बीच में और रख दें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रेड से हमने दिखाया है इसको, ये आपका चौथा एटम है। यहाँ इसके ऊपर अगर फिट कर दिया जाए तब भी इसमें जो बीच में जगह है वो थोड़ी सी खाली रह जाती है, तो उस खाली जगह को हम बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति। यानी चतुष्फल की जो रिक्ति है वो 4 परमाणुओं से मिलकर बनती है, और जो आपकी त्रिकोणीय रिक्ति है वो 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है आपका अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति में देखते हैं क्या है, जैसे त्रिकोणीय रिक्ति थी, इस तरह की एक और त्रिकोणीय रिक्ति को अगर हम ओवरलैप कर दें, एक दूसरे के ऊपर रख दें, देखिए जो ब्लैक से दिख रहा होगा आपको, ये आपका एक त्रिकोणीय रिक्ति है, यहाँ पे त्रिकोणीय रिक्ति लिखा है, और एक रेड से हमने बना रखा है वो भी आपका त्रिकोणीय रिक्ति है। दोनों को क्या किया है हमने, एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया है। तो अगर इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट है, कोई भी रिक्ति है, तो उसे हम अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं। और अष्टफल की रिक्ति जो होती है वो 6 परमाणुओं से मिलकर बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 रेड वाले हैं और 3 आपके ब्लैक वाले, टोटल आपके 6 हो गए, 6। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आप छोटी छोटी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये आपके मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न या फिर 1 नंबर वाले जो बहुत ही छोटे उत्तर सीमा वाले होते हैं प्रश्न, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। एक नोट यहाँ पे है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी निबिड़ संकुलित संरचना में गोलों की संख्या n है, ठीक है, गोलों की संख्या अगर n है तो अष्टफल की रिक्तियाँ जो होती हैं वो गोलों की संख्या के बराबर आती हैं, यानी कि अगर वो n है तो वो भी आपका n आएगा। लेकिन जो चतुष्फल की रिक्तियाँ होती हैं वो दोगुनी आती हैं, ठीक है, वो दोगुनी आती हैं और वो 2n के बराबर होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आज आपने वीडियो में सीखा है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस में लीजिए। और अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको करना है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप